किया था BF स्किनर ने। तो भैया पढ़ते हैं पहले BF स्किनर के बारे में, इसी में पढ़ेंगे सिद्धांत को भी। तो BF स्किनर कौन थे? BF स्किनर थे एक मनोवैज्ञानिक। कौन थे? एक मनोवैज्ञानिक थे। BF स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? BF स्किनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। BF स्किनर ने क्या किया? BF स्किनर ने किए 2 प्रयोग। कितने प्रयोग किए? 2 प्रयोग किए। BF स्किनर ने पहला प्रयोग किसके ऊपर किया? तो BF स्किनर ने पहला प्रयोग किया चूहे के ऊपर। किस सन में किया? 1938 में। सन काफ़ी महत्वपूर्ण है। BF स्किनर ने पहला प्रयोग चूहे के ऊपर 1938 में किया, जबकि दूसरा प्रयोग कबूतर के ऊपर किया। किस सन में? 1943 में। BF स्किनर ने अपना दूसरा प्रयोग कबूतर के ऊपर 1943 में किया था। इन्होंने प्रयोग करने के लिए जिस बक्से का प्रयोग किया, ये बक्सा है जिसका प्रयोग इसमें चूहा रखा है। इन्होंने प्रयोग करने के लिए जिस बक्से का प्रयोग किया, उस बक्से का क्या नाम था? उस बक्से का नाम था क्रिया प्रसूत अनुवंदन कक्ष। शुरू में, फिर बाद में जो स्किनर थे उनके शिष्यों ने इनका नाम बदलकर स्किनर के सम्मान में स्किनर बॉक्स नाम रख दिया। किसका? बक्से का जिसमें प्रयोग किया था। और हाँ, थॉर्नडाइक की SR थ्योरी को RS थ्योरी में परिवर्तित कर दिया स्किनर ने। तो थॉर्नडाइक की SR थ्योरी क्या थी? उसमें था क्या? एक पिंजरा था, उसमें थी कौन? भूखी बिल्ली। उसके सामने था क्या? उद्दीपक था। उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए, यानी कि स्टिमुलस को प्राप्त करने के लिए बिल्ली क्या कर रही थी? रिस्पॉन्स कर रही थी। इसलिए थॉर्नडाइक ने कहा SR थ्योरी। जबकि स्किनर ने क्या कहा? स्किनर ने कहा, इन्होंने अपने प्रयोग में एक चूहा था, उसके सामने नहीं था क्या? कोई उद्दीपक नहीं था। एक चूहे पिंजरे के अंदर जिसमें चूहा बंद था, उसमें था एक लीवर, और वो लीवर था, उसको जोड़ दिया था भोजन की थाली से। जब चूहा पिंजरे के अंदर क्या कर रहा था अनुक्रिया, तो उसका पैर पड़ा किसके ऊपर? लीवर के ऊपर। तो उसमें गिरा आके पिंजरे के अंदर भोजन। तो स्किनर ने कहा कि अनुक्रिया करने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं है। उद्दीपक का कार्य है कि जो क्रिया कर रहा है उसको बल प्रदान करना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आइए समझते हैं कैसे। छोटे बच्चे होते हैं, कोई काम करते हैं तो अध्यापक उनको देता है, जैसे उन्होंने गुड दे दिया तो अगली बार से वो बच्चे खूब प्रसन्न होंगे कि हमको गुड मिल गया। जो अगली बार काम करेंगे उसको और मन लगा कर करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे, ताकि अगली बार भी उनको गुड प्राप्त हो सके। तो यही कहा है किसने? स्किनर ने, कि रिस्पॉन्स करेगा, पहले रिस्पॉन्स करेगा, फिर उद्दीपक प्राप्त होगा, फिर और अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा। यानी कि RS को माना है महत्वपूर्ण, इन्होंने SR को नहीं माना है। पहले उद्दीपक को नहीं माना कि पहले गुड दे दो फिर कार्य करवा लो, ये नहीं, पहले गुड दिखा दो फिर कार्य करवा लो। इन्होंने कहा पहले अनुक्रिया करेगा, फिर उसको उद्दीपक प्राप्त होगा। थॉर्नडाइक, यानी कि थॉर्नडाइक के अधिगम के प्रभाव के नियम पर आधारित है पूरा सिद्धांत। स्किनर की एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का क्या नाम था? टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। स्किनर की पुस्तक टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग में माइक्रो टीचिंग के बारे में तथा अविक्रमित अनुदेशन के बारे में बताया गया। माइक्रो टीचिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अविक्रमित अनुदेशन के बारे में बताया गया। अविक्रमित अनुदेशन 1952 में स्किनर ने क्या रेखीय अविक्रमित अनुदेशन के बारे में भी बताया। स्किनर की दूसरी पुस्तक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि बहुत बार पूछी जा चुकी है TET में। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसकी पुस्तक है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक है BF स्किनर की। इसको रट लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, इस पुस्तक को काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। स्किनर ने अपने प्रयोग के आधार पर देखा, स्किनर ने क्या देखा? अपने प्रयोग के आधार पर देखा कि अनुवंदन में 2 प्रकार के व्यवहार होते हैं। कितने प्रकार के व्यवहार होते हैं? 2 प्रकार के व्यवहार होते हैं। तो पहले प्रकार के व्यवहार में क्या था? पहले प्रकार के व्यवहार में था जिसमें उद्दीपक ज्ञात होता है, और दूसरे प्रकार के व्यवहार में था जिसमें उद्दीपक की कोई जानकारी ही नहीं होती है। तो कैसे? पहले प्रकार के व्यवहार था, जैसे बिल्ली थी, उसमें क्या था? उद्दीपक ज्ञात था, ये पहला प्रकार का व्यवहार था। और जबकि स्किनर ने जो प्रयोग किया था उसमें कोई उद्दीपक की जानकारी नहीं थी। और जो इसमें उद्दीपक की जानकारी नहीं होती उसे क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत व्यवहार कहते हैं उसे। यहीं से सिद्धांत का नाम पड़ा क्रिया, जिसमें उद्दीपक की जानकारी नहीं, उसको क्या कहेंगे? क्रिया प्रसूत। तो यहीं से, यानी कि इसने जो प्रयोग किया था इसमें उद्दीपक की कोई जानकारी नहीं थे, इसीलिए इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत व्यवहार का सिद्धांत कहते हैं। एक नाम यहाँ से क्लियर हो गया। तो आइए देखते हैं सिद्धांत के उपनाम। तो इसकी कोई वैसी ट्रिक तो है नहीं। तो सक्रिय, इसमें क्या था? इसमें उद्दीपक नहीं था, अनुक्रिया कर रहा था क्या? चूहा अनुक्रिया कर रहा था, बराबर सक्रिय था, इसलिए हम इसको कह सकते हैं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। कोई पुख्ता ट्रिक नहीं है इसलिए।
क्रिया, इसमें भी क्रिया कर रहा था। व्यवहारिक सिद्धांत ये आपको कंठस्थ ही करने पड़ेंगे। सक्रिय, पहला था सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा नाम है इसका क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, तीसरा नाम है व्यवहारिक सिद्धांत, और चौथा नाम क्या है, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। तो आप सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्रिया प्रसूत का नाम कैसे, इसमें उद्दीपक की जानकारी नहीं थी, इसलिए इसको क्रिया प्रसूत का नाम पड़ा। उद्दीपक की जानकारी, और पहले प्रकार में क्या था जो उन्होंने प्रयोग किया था, 2 प्रकार के अनुबंधन थे। पहले प्रकार में था जिसमें उद्दीपक की जानकारी थी, यानी कि बिल्ली को थी किसकी, भोजन की जानकारी, उसको दिख रहा था भोजन। दूसरे प्रकार के में क्या था, चूहा था, चूहा को नहीं था उद्दीपक, उस पता ही नहीं था कि उसको दीपक, तो ये प्रकार था। यही तो क्रिया प्रसूत है, यहीं से इस सिद्धांत का नाम पड़ा क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। और पुनरावलन, पुनरावलन शब्द सर्वप्रथम स्किनर ने दिया। जो पुनरावलन था उस स्किनर ने सर्वप्रथम शब्द दिया, जबकि सिद्धांत हल ने दिया था। जो पुनरावलन स्किनर ने क्या कहा था, स्किनर ने कहा था किसी क्रिया, यानी कि चूहा जो क्रिया कर रहा था, जो चूहा क्रिया कर रहा था, अगर उसको नहीं प्राप्त होता क्या भोजन, तो बराबर वो क्रिया करता रहता। एक टाइम ऐसा आता वो थक हार के बैठ जाता आराम से, उसको कुछ प्राप्त ही नहीं होता भोजन। जब उसको भोजन प्राप्त हुआ फिर उसको भूख लगी, फिर से वो अनुक्रिया करने लगा। ऐसे ही बालक है। बालक कैसे है, बालक के ऊपर समझते हैं। जब बालक छोटा होता है, बालक छोटा होता है, छोटा होने पर बालक को अगर गुड़ मिल जाए काफ़ी खुश होता है बालक बहुत, तो अगली बार से वह कार्य काफ़ी अच्छे से करने लगता है। तो वो गुड़ होता है जो बालक को प्राप्त होता है, वह किसका काम करता है, वह पुनरावलन का कार्य करता है बालक के लिए। किसके लिए, बालक के लिए, पुनरावलन का। तो पुनरावलन सीधे भाषा है, एक पुनरावलन वह व्यवहार है जो क्रिया करने के लिए बार बार प्रेरित करता है। जैसे बालक को जब गुड़ मिल जाता था तो काफ़ी बार प्रेरित हो रहा था बालक आगे उस कार्य को और अच्छे से करने के लिए, जिस प्रकार से वह चूहा हो रहा था। यदि चूहे को नहीं मिलता कोई भोजन तो वह नहीं करता, कोई क्रिया आगे रुक जाता था, करके बैठ जाता। पुनरावलन भैया कितने प्रकार का होता है, पुनरावलन होता है 2 प्रकार का। प्रथम प्रकार का पुनरावलन होता है धनात्मक पुनरावलन, और द्वितीय प्रकार का पुनरावलन होता है नकारात्मक पुनरावलन। ये 2 नंबर है। द्वितीय प्रकार का पुनरावलन क्या, नकारात्मक, प्रथम प्रकार का धनात्मक। धनात्मक पुनरावलन कैसा होता है, एक होता है जो आपको लक्ष्य की ओर ले जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में लक्ष्य की ओर ले जाता है। और दूसरा क्या होता है, नकारात्मक पुनरावलन। धनात्मक पुनरावलन, यदि देखो बालक था, नर्सरी का बालक था, कक्षा 1 का बालक था, उसने किया कोई बहुत ही अच्छा काम किया, टीचर ने दिया उसको गुड, तो वह आगे के अब अच्छे से पढ़ेगा, रुचि उसको जागृत हो गई उस विषय में, धीरे धीरे उसको गुण मिला, तो उसको आगे और भी वेरी गुड प्राप्त करने के लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा। ये क्या हुआ, धनात्मक पुनरावलन हुआ। नकारात्मक बालक ने क्या किया, अच्छा काम किया, पूरा काम करके लाया, स्कूल आया, टीचर ने मार दिया उसको डंडों से, पीट दिया डंडों से, तो बालक अगले दिन से क्या करेगा, कोई काम नहीं करेगा। उसने कहा काम किया तब भी तो डंडा पड़ा है, इससे ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये क्या हुआ, लक्ष्य से दूर ले जा रहा है, नकारात्मक पुनरावलन हुआ। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का शिक्षा में महत्व समझते हैं, आइए कैसे। अच्छा, इस प्रयोग में जो प्रयोग था स्किनर का, इस प्रयोग में बालक के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। यह प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बालक को। ये प्रयोग था जो काफ़ी छोटे छोटे अंशों में, यानी कि धीरे धीरे करके बालक के जो शब्द भंडार होते हैं उनमें वृद्धि करने के लिए इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग इस सिद्धांत में। दूसरा था, इस सिद्धांत में सीखे जाने वाली क्रिया, इस सिद्धांत यानी कि क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत, इससे सीखे जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है। यानी कि जो बालक होता है, जैसे कोई प्रायोगिक विधि हो गई, जैसे करके सीखा, खुद स्वयं करके सीखना, कहाँ से है, इसी सिद्धांत से निकला है करके सीखना। तीसरा क्या है, इस सिद्धांत के द्वारा बालक में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि टीचर होता है, जो अध्यापक होता है, वो बालक को अपनी अपेक्षा जैसा वह चाहता है वैसा बना सकता है। किस सिद्धांत के अनुसार बना सकता है, तो इसी सिद्धांत के अनुसार बना सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये तीनों कथन है। यह सिद्धांत भी काफ़ी महत्वपूर्ण है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए और UPTET के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है तीनों। ये सिद्धांत भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, दबा के शेयर करिए जिससे, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हम आपके सामने अगला वीडियो जब प्रस्तुत करें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। जय हिंद दोस्तों।